भाग 21। रचना अपने कमरे में चुपचाप लेटी थी। परसों रात को जब वह अपनी सूख चुकी जीन्स को उतारने छत पर गई थी, तब उसे वैदेही की आत्मा दिखाई दी थी। उस समय तो वह वैदेही की मृत आत्मा को अचानक सामने देखकर अत्यधिक डर गई थी और भय के कारण उसकी चीख निकल गई। उसके बाद उसे बस इतना ही याद था कि वह चकरा कर छत पर नीचे गिर गई थी, और फिर क्या हुआ उसे कुछ भी याद न था। अगले दिन सुबह तक रचना बेहोश ही रही थी, और जब उसे होश आया तो शालिनी ने उसे आगे का हाल सुनाया था। रचना की चीख इतनी तेज थी कि पूरा गेस्ट हाउस उस आवाज से गूंज गया था। संयोग से उस समय गेस्ट हाउस में केवल रचना और मालती ही मौजूद थीं। मालती उस समय जग रही थी। तभी अचानक उसके कानों में किसी महिला की चीख सुनाई दी। उसने अपने सारे खिड़की दरवाजे मजबूती से बंद कर रखे थे, इसलिए उसे यह अनुमान कर पाना मुश्किल था कि यह आवाज आई कहां से थी। जबकि सच तो यह था कि यदि वह सो गई होती तो शायद उस आवाज से उसकी आंख ही न खुलती। मालती ने कुछ देर रुककर दोबारा आने वाली किसी आवाज का इंतजार किया, लेकिन दोबारा कहीं से कोई आवाज नहीं आई। अभी वह इसी असमंजस में थी कि क्या किया जाए कि तभी किसी ने गेस्ट हाउस का मेन गेट कसकर भड़भड़ाया। इस आवाज को सुनकर मालती के दिमाग में पहला विचार जो आया वही था कि लगता है रचना अब लौटी है, और शायद जानकी जाते समय मेन गेट का सेंटर लॉक लगा गई है। मेन गेट के बंद होने के कारण ही रचना अंदर नहीं आ पा रही है, और इसी वजह से वह तेजी से गेट को खटखटाकर मालती को अपने आने की सूचना देना चाहती है। अब ऐसे में मालती को गेट खोलने तो जाना ही था, लेकिन वह यह सोचकर ही कांप रही थी कि इस समय पूरे गेस्ट हाउस में वह अकेली थी। लेकिन गेट तक तो जाना ही था। मालती ने स्टूल पर रखी मेन गेट की दूसरी चाबी उठा ली और अपने कमरे का दरवाजा खोला। पूरे गेस्ट हाउस में डरावना सन्नाटा पसरा था। इसी बीच मेन गेट दोबारा खटखटाया गया। वह अपने अंदर के डर पर विजय पाने का प्रयास करती हुई मेन गेट की तरफ बढ़ चली। कौन है? गेट पर पहुंचकर मालती ने पूछा। चौकीदार मेम साहब, मैं कृष्ण बहादुर चौकीदार हूं। बाहर से आवाज आई। मालती इस एरिया के नेपाली चौकीदार को जानती थी। वह हर महीने उनसे पैसे लेने आता था, लेकिन इस समय वह क्यों आया था, यह प्रश्न मालती के मन में कौंधा था। हाँ, कृष्ण बहादुर, बताओ। मेम साहब, आपके घर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई थी। मैं उस आवाज के कारण ही आपके पास आया हूं। मेरे घर से? जी मेम साहब, आपके घर की छत से। 1 मिनट रुको, मैं गेट खोल रही हूँ। मालती ने कहा और गेट खोल दिया। सामने वह कृष्ण बहादुर ही था। अंदर आओ और मेरे साथ उस जगह चलो जहां से तुम्हें आवाज आई थी। कृष्ण बहादुर अंदर आ गया था और फिर मालती के साथ छत की ओर चल दिया। चौकीदार के आने से मालती की हिम्मत बढ़ी थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं था कि उसका डर पूर्ण रूप से चला गया था। वह दोनों छत पर पहुंचे, तब वहां बेहोश पड़ी रचना दिखाई दी। रचना को बेहोश देखकर मालती की सांस चलती रही। यह एक बड़ी बात थी। चौकीदार रचना के बेहोश शरीर को गोद में उठाकर नीचे लाया था। नीचे लाकर चौकीदार ने ही रचना के चेहरे पर पानी छिड़का, जिससे उसकी चेतना लौटी आई थी, लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। चौकीदार अब चला गया था और वहां फिर से मालती और रचना अकेली ही रह गई थीं। मालती की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें। रचना भयग्रस्त होने से निढाल सी पड़ी थी। मालती ने सोचा कि इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए,
लेकिन अब तक रात के 12 बज रहे थे और ऐसे में कौन डॉक्टर मिलता। किसी तरह से रात तो गुजारनी ही थी। तभी रचना बड़बड़ाई, छत पर वैदेही थी, छत पर वैदेही की चुड़ैल बैठी थी। मालती ने सुना और इस बात ने उसके मन में मौजूद थोड़े से साहस को समाप्त कर दिया था। उनके मुंह से स्वतः ही निकल गया, क्या वैदेही की चुड़ैल थी वहां? हाँ, मैं अपनी जीन्स उतारने छत पर गई, तब वह मुझे दिखाई दी थी। वह पानी की टंकी के पास बैठी रो रही थी। और शायद रचना की आंखों के सामने फिर से वह दृश्य आ गया था। नतीजा, उसकी आंखों में भय तैरने लगा था और वह फिर से चेतना शून्य हो गई थी। मालती के पास रात गुजारने के लिए अब नींद की गोलियों का सहारा लेना ही एकमात्र उपाय बचा था। अगले दिन शालिनी भी आ गई थी। उधर दोपहर तक रचना भी कुछ सामान्य हो गई थी। तीनों ने वैदेही की आत्मा को लेकर फिर से विचार विमर्श किया। मालती ने सोचा, शायद उस दिन जानकी को उसके कमरे से उठाकर जानकी के कमरे तक पहुंचाने का काम भी उस वैदेही की आत्मा ने ही किया था। तभी तो वह अपने आप ही अपने कमरे में पहुंच गई थी। तीनों ही इस बात पर सहमत हो गए कि इस घटना को पुलिस को बताने से कोई फायदा नहीं था। यह मामला तो पारलौकिक जगत का है, पुलिस इसमें क्या कर लेगी। तब किसी तंत्र मंत्र वाले से ही मिलने का तय हुआ था और अंत में मालती और जानकी ने महंत शिवानंद गिरी के आश्रम में जाने तथा उनसे वैदेही की प्रेतात्मा के प्रभाव से गेस्ट हाउस को मुक्त कराने का अनुरोध किया। तो महंत जी ने अगले दिन खुद ही गेस्ट हाउस आने की बात कही थी। मालती ने महंत जी को गेस्ट हाउस में रहने वाली एक लड़की रचना के द्वारा मृतात्मा को देखने की बात भी बताई। तो महंत जी ने उस लड़की को विशेष रूप से अगले दिन मिलने की बात कही थी। इस तरह से सोचते हुए रचना ने करवट बदल ली। रचना के दिमाग में फिर रोती हुई वैदेही की शक्ल तैर गई थी। अब उसका दिमाग दूसरी दिशा में सोच रहा था। वैदेही की आत्मा रो क्यों रही थी? वह रोते हुए कुछ कह भी रही थी। रचना को याद आया, वह वैदेही की शक्लो सूरत का जो कुछ भी था, पानी की टंकी से टेक लगाए बैठा था। उसने रचना से कहा था, रचना, मैं धोखे का शिकार हो गई। अनजाने में मेरी मौत हो गई। मुझे मरना नहीं था। इसके आगे का रचना सुन न सकी थी। वह बेहोश हो गई थी। लेकिन वह ऐसा क्यों कह रही थी? वह किसके धोखे का शिकार हो गई थी? रचना देर तक यह सब सोचती रही, लेकिन उसे अपने मन में उठ रहे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला। भाग 22। अपराह्न 2 बजे महंत शिवानंद गिरी अपने दल बल के साथ गेस्ट हाउस पहुंचे थे। महंत जी की टीम में वह स्वयं, उनका निजी सचिव शुक्ला और मठ के 4 कार्यकर्ता भी शामिल थे। महंत जी की इनोवा के साथ एक सामान ढोने वाला वाहन, छोटा हाथी भी आया था, जिसमें काफी सारा सामान लदा था। महंत जी ने मठ के परंपरागत ड्रेस के स्थान पर झक्क सफेद कुर्ता पायजामा पहना था। उसके ऊपर गहरे लाल रंग की सदरी भी थी। माथे पर बड़ा सा लाल रंग का तिलक लगा था तथा उन्होंने गले में बड़ी सी रुद्राक्ष की माला भी पहन रखी थी, जो सदरी के ऊपर सीने पर लटक रही थी। मालती ने महंत जी का गेस्ट हाउस में स्वागत किया और उनसे ड्राइंग रूम में चलकर हल्का फुल्का नाश्ता करने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उनका कहना था कि वह आज की पूजा की तैयारी अपने सामने कराना चाहते हैं। मठ के 4 कार्यकर्ता तुरंत ही तैयारी में लग गए थे। छोटा हाथी से सारा सामान उतारा गया और फिर काम शुरू हुआ। सर्वप्रथम गेस्ट हाउस के आंगन को पानी से अच्छे से धोया गया और फिर वाइपर से फर्श पर जमा पानी को हटाया गया।
फर्श को पूरी तरह से जल्दी सुखाने के लिए टेबल फैन लगाकर हवा का भी इस्तेमाल किया गया था। फिर पूरे आंगन में दरी इस तरफ से बिछाई गई थी कि बीच में करीब 3 मीटर गुणा 3 मीटर आकार का वर्गाकार फर्श बिना बिछा छूट जाए। बीच के उस खाली फर्श पर एक बड़ा सा हवन कुंड रखा गया था तथा हवन कुंड के बगल में एक कुशासन डाला गया था। फिर धीरे धीरे विभिन्न तरह की हवन सामग्री भी वहां लाकर रखी गई थी और सबसे अंत में वहां पर जो सामान लाया गया था वह किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। अब महंत जी आगे बढ़े और उस वर्गाकार बिना दरी वाले फर्श पर जा खड़े हुए और उन्होंने चारों तरफ नजरें घुमाकर सभी लोगों को देखा। फिर महंत जी मालती से संबोधित हुए। मैंने इस विशेष पूजा के लिए पुलिस के अधिकारियों से भी कहा था। क्या कोई पुलिस वाला आया है? मालती ने इनकार में सिर हिलाया। अभी महंत जी कुछ और कहते कि तभी मेन गेट से सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और धर्मेंद्र दयाल ने प्रवेश किया। अंदर आते हुए विक्रम सिंह ने वहां हो चुकी तैयारी को देखा और महंत जी से कहा, महंत जी, क्या मुझे आने में विलंब हो गया है? लेकिन महंत जी ने जैसे विक्रम सिंह का जवाब देना उचित न समझा हो और दूसरी ही बात बोलने लगे। अगर सारी पूजा को साक्षात देखना चाहते हैं तो जूते उतारकर इधर ही आ जाएं। एक बार फिर से उन्होंने अपने आसपास के लोगों पर गहरी नजर डाली और बोलना शुरू किया। एक बात मैं आप सबसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं तंत्र मंत्र की क्रियाएं करने जा रहा हूं। मैं एक मृत आत्मा का आह्वान करने जा रहा हूं। इसलिए जिन लोगों को भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है वह लोग यहां से चले जाएं। जिन लोगों को तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं है वह लोग भी यहां से चले जाएं। यहां वहीं लोग रुकें जो मुझ पर, मेरी तंत्र मंत्र की साधना पर विश्वास करते हैं। इतना कहकर महंत जी रुक गए। वाणी को कुछ देर का विश्राम देकर उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। मेरे हाथ में जो बोतल है इसमें मंत्रपूत जल भरा है। अब मैं यहां उपस्थित हर व्यक्ति के चारों तरफ इस बोतल के जल का गोलाकार रूप में छिड़काव करूंगा। इस तरह से हम हर एक व्यक्ति को उसी तरह से सुरक्षित कर लेंगे जिस तरह से लक्ष्मण जी ने सीता जी की कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींचकर उन्हें सुरक्षित कर दिया था। तांत्रिक क्रियाओं के दौरान ऐसी कुछ क्रियाएं हो सकती हैं जो आपको विचलित कर दें, लेकिन किसी भी परिस्थिति में कोई भी मंत्रपूत जल से बनाए गए गोले को पार नहीं करेगा। यदि वह व्यक्ति अपना स्थान नहीं छोड़ेगा तो आने वाली आत्मा उसका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगी, परंतु यदि किसी ने घेरे को पार किया तो आत्मा किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि कोई भी अपने चारों ओर के घेरे को पार नहीं करे। फिर उन्होंने वह बोतल एक कार्यकर्ता की तरफ बढ़ा दी। वह कार्यकर्ता बोतल से हथेली में जल गिराकर सबके चारों ओर एक घेरा बनाने लगा। कुछ ही देर में उसका यह कार्य समाप्त हो गया था। अब महंत जी कुशासन पर बैठ गए और हवन कुंड को अपनी तरफ खींच लिया। तभी जैसे उन्हें कुछ याद आ गया और उनके हाथ रुक गए। उस कन्या को बुलाओ जिसने मृतक लड़की की आत्मा को देखा था, महंत जी ने कहा। मालती की नजर घूमी और रचना पर जाकर टिक गई, जो डरी सहमी सी महंत जी के पीछे की तरफ खड़ी थी। महंत जी की नजरें भी घूमती हुई रचना पर जा टिकीं, जिसके लिए उन्हें पीछे की ओर घूमना पड़ा था। महंत को देखता पाकर रचना और ज्यादा सहम गई थी। बेटा यहां आओ। रचना को अब आना ही पड़ा। महंत अब सीधे हो गए और रचना को सामने बैठने का संकेत किया। तो तुमने अपनी आंखों से आत्मा को देखा था? उसने सिर हिलाकर सहमति दी, लेकिन मुंह से कुछ न बोली। बेटा पूरी बात बताओ। महंत जी, वह मुझे मार देगी। वह चुड़ैल है। अगर उसके बारे में कुछ बताया तो वह मुझे मार देगी। नहीं मार देगी। अब मैं आ गया हूं।
अब वह कुछ नहीं कर पाएगी। तुम निश्चित होकर अपनी सारी बात बता सकती हो। जवाब में रचना महंत जी को परसों रात की सारी घटना बताती चली गई। महंत जी ने पूरी बात को बड़े ध्यान से सुना, फिर बोले, तो उस लड़की वैदेही की आत्मा बैठी रो रही थी? जी, और कह रही थी कि मैं धोखे का शिकार हो गई, मेरी अनजाने में मौत हो गई, मैं मरना नहीं चाहती थी। इसका मतलब इतना कहकर वह चुप हो गए, जैसे कुछ सोच रहे हों। लेकिन इस बात को सुनकर इतनी देर से चुपचाप बैठे सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बोल पड़े। इसका मतलब वैदेही ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि किसी ने उसकी हत्या की है। महंत जी के चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आए। महोदय, जिस तरह से आपको अपने काम के मध्य में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं आती, ठीक उसी तरह मुझे भी अपनी तंत्र क्रियाओं में किसी का अनधिकृत प्रवेश नापसंद है। फिर कुछ क्षण चुप रहकर उन्होंने अपने को संयत किया और आगे बोलना शुरू किया। यदि आप यह बात मान रहे हो कि वैदेही की हत्या की गई है और यह बात वैदेही की आत्मा ने बताई है, तो आपको भूत प्रेत के अस्तित्व को भी मानना होगा, और भूत प्रेत के अस्तित्व और उनके समापन की क्रिया का क्षेत्र मेरा है। इसमें किसी और की टोंका टांकी उचित नहीं है। ना जाने क्या सोचकर विक्रम सिंह ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। भाग 23। महंत जी एक बार फिर कुछ सोचने लगे थे और वह जैसे अपने आप से ही बड़बड़ाए। इसका मतलब उसके साथ धोखा हुआ है, किसी ने उसे धोखा दिया है। बेचारी अपने बाप की आत्मा से मिलने के चक्कर में असमय ही मौत का शिकार हो गई। उसे किसी ने मारा अथवा अपने को मारने के लिए प्रेरित किया। दोनों ही परिस्थितियों में वह धोखेबाज व्यक्ति लड़की की मौत का जिम्मेदार है। थोड़ी देर तक वह चुपचाप ध्यानस्थ रहे। हर निगाह उन्हीं पर टिकी थी। फिर उनकी बड़बड़ाहट पुनः प्रकट हुई। उस हत्यारे का पता लगाने के लिए लड़की की आत्मा का आह्वान करना ही होगा। अगर वह अपनी मौत से व्याकुल है तो जरूर ही वह सब कुछ बताएगी। इतना कहकर उन्होंने आंखें खोल दी और हाथ से इशारे से रचना को वहां से जाने को कह दिया। रचना चुपचाप वहां से हट गई। अब उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और उससे कहा, जाओ, जाकर स्नान करके आओ। आत्मा को तुम्हारे शरीर में ही प्रवेश कराऊंगा। उस कार्यकर्ता पर इस बात का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे वह इस तरह की क्रियाओं का अभ्यस्त हो। वह तुरंत ही स्नान करने के लिए चला गया। अब महंत जी अपने आसन से उठ खड़े हुए और अपने उस यंत्र की तरफ बढ़े जिसका रहस्य अभी तक किसी की समझ में नहीं आया था। वह एक मेटल डिटेक्टर जैसा यंत्र था। बस मेटल डिटेक्टर से उसमें फर्क यह था कि उसमें 6 अलग-अलग रंग के बल्ब लगे थे। संभवतः वह यंत्र बैटरी से संचालित होता था, क्योंकि महंत जी ने उस यंत्र को हाथ में उठा लिया और उस यंत्र के एक बटन को दबा दिया। ऑन होते ही उस यंत्र पर लगे 6 बल्ब एक साथ जल उठे, फिर एक साथ ही बुझ गए। उस यंत्र को सबको दिखाते हुए महंत जी बोले, मैं विज्ञान और तंत्र मंत्र दोनों में विश्वास करता हूँ और जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है वैसा ही उपयोग करता हूँ। अब जैसे यह यंत्र पूर्ण रूप से विज्ञान द्वारा बनाया गया है, जो आसपास किसी आत्मा की उपस्थिति को बताता है, इसमें लगे बल्ब आत्मा की उपस्थिति के पास पहुंचने पर स्वतः ही जल उठते हैं। इतना कहकर महंत जी चुप हो गए और यंत्र को घुमा घुमा कर चारों तरफ से देखने लगे। फिर वह एक बल्ब पर अपनी अंगुली टिकाते हुए बोले, यह बल्ब न केवल आत्मा की उपस्थिति को दर्शाते हैं, बल्कि इसके अलग अलग रंग के बल्ब उपस्थित आत्मा की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।
जैसे अगर आत्मा शांत प्रवृत्ति की है तो यह हरा बल्ब जलेगा, लेकिन अगर आत्मा दुष्ट स्वभाव और विध्वंसक प्रवृत्ति की हुई तो लाल रंग का बल्ब जलेगा। इस तरह से आत्मा का आह्वान करने से पहले मैं आत्मा के बारे में जानकारी कर लेता हूं और उसी के अनुसार तैयारी करनी होती है। इसी बीच में वह कार्यकर्ता स्नान करके आ गया था और एक अन्य आसन पर बैठ गया। अगर किसी के मन में इस यंत्र को लेकर कोई संशय हो तो अभी पूछ ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं आत्मा का आह्वान करूं तो किसी के मन में भी इस यंत्र या मेरी साधना के प्रति कोई संदेह न रहे। विक्रम सिंह ने अपना हाथ उठाया। महंत जी हल्का सा मुस्कुराए। मैं जानता था प्रश्न तुम्हारी तरफ से ही आएगा। पूछो, क्या प्रश्न है? महाराज, आपने कहा यह विज्ञान पर आधारित यंत्र है और विज्ञान तो आत्मा के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं करता, तो वह इतनी सटीक गणना करने वाला यंत्र कैसे बना सकता है जो आत्मा की प्रवृत्ति तक का आकलन कर लेता है? यह यंत्र आत्मा की प्रवृत्ति का आकलन वैज्ञानिक ढंग से ही करता है। हर जीवित व्यक्ति अपने चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा उत्पन्न करता है, लेकिन सामान्य मनुष्य से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इतनी कम होती है कि उसे यंत्र माप नहीं पाता है। लेकिन मनुष्य के विपरीत पारलौकिक जगत की आत्माओं के आसपास तीव्र ऊर्जा क्षेत्र बना होता है, जिसे यंत्र का सेंसर पकड़ लेता है। आत्माओं में भी वह आत्माएं जो क्रोध से भरी होती हैं, उनके आसपास और ज्यादा सघन ऊर्जा क्षेत्र बना होता है। इसमें लगे बल्ब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा के लिए सेट किए गए हैं। आसपास की ऊर्जा के आधार पर ही अलग अलग रंग के बल्ब जलते हैं और उसी के आधार पर हमें अनुमान हो जाता है कि आसपास कैसी आत्मा उपस्थित है। इतना कहकर उन्होंने चारों ओर निगाह दौड़ाई। किसी को कुछ और पूछना है? उन्होंने पूछा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो अब हर कोई अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहे। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब मैं अपनी क्रिया प्रारंभ करने जा रहा हूं। फिर उन्होंने यंत्र उठा लिया और सधे कदमों से चलने लगे। वह धीरे धीरे हर कोने की तरफ जा रहे थे और उनकी नजरें यंत्र के बल्बों पर टिकी थीं, लेकिन कोई भी बल्ब नहीं जला। यहां तक कि वह गेस्ट हाउस के कमरों में गए और गेस्ट हाउस की छत पर भी, लेकिन कहीं भी यंत्र का कोई बल्ब नहीं जला। इसका मतलब था कि अभी वहां कोई आत्मा जैसी चीज की उपस्थिति नहीं थी। कुछ देर तक पूरे गेस्ट हाउस में भ्रमण करने के बाद महंत जी नीचे आंगन में लौट आए थे। उनका चेहरा साफ साफ बता रहा था कि वह अभी अपने काम में सफल नहीं हुए थे। वह पुनः अपने आसन पर बैठ गए थे। उनके सामने उनका कार्यकर्ता बैठा था। उनके इशारे पर दूसरे कार्यकर्ता ने हवन कुंड में लकड़ियां रख दी और एक थाली में विभिन्न हवन की सामग्रियां रखकर उनकी तरफ बढ़ा दी। अब उन्होंने हवन प्रारंभ किया। वह होठों ही होठों में कोई मंत्र बुदबुदाते हुए सामने बैठे कार्यकर्ता पर नजर जमाए रखे थे। बीच बीच में वह हवन कुंड में हवन सामग्री और घी भी डालते जा रहे थे। मंत्रोच्चारण के साथ साथ उनके चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन सामने बैठा कार्यकर्ता निर्विकार भाव से बैठा था। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब महंत के चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी थीं कि तभी उस विशेष यंत्र का लाल बल्ब जला और तुरंत ही बुझ गया। इस परिवर्तन को महंत जी ने भी देखा, लेकिन वह लगातार मंत्र बुदबुदाते रहे। फिर लाल बल्ब जल्दी जल्दी जलने बुझने लगा, लेकिन बल्ब स्थायी तौर पर नहीं जल रहा था। महंत जी ने मंत्र उच्चारण रोक दिया और कड़क कर कहा, तुम बार बार इस तरह से यहां का चक्कर लगाकर मुझे भ्रमित नहीं कर सकते।
सामने बैठे लड़के के शरीर में प्रवेश करो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। लड़का यथावत बैठा रहा और यंत्र का बल्ब भी इस समय बुझा था। मैं कह रहा हूं, सामने आओ, मुझसे संवाद करो। अचानक से यंत्र का लाल बल्ब जल उठा, लेकिन सामने बैठे लड़के में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। महंत जी के लिए यह अत्यंत चिंता की बात थी। अब तक तो उस आत्मा को सामने वाले लड़के की आत्मा में प्रवेश कर जाना था, लेकिन वह जिद्दी आत्मा ऐसा कर नहीं रही थी, जबकि लाल बल्ब इस बात का प्रतीक था कि आत्मा वहां आसपास ही है। भाग 24। मैं तुमसे अंतिम बार कह रहा हूं कि मेरे आदेश का पालन करो, अन्यथा बुरे अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। महंत जी अपनी कड़कदार आवाज में गरजे। अचानक ही महंत जी के सामने बैठा कार्यकर्ता पीछे की तरफ पलट गया और उसके पूरे शरीर में इस तरह जकड़न और ऐंठन होने लगी जैसे उसके शरीर को कोई कसकर निचोड़ रहा हो। फिर वह लड़का उठकर बैठ गया, लेकिन अब उसका शरीर स्थिर न था, बल्कि कमर से ऊपर का उसका शरीर गोलाकार रूप में झूम रहा था। बीच बीच में वह अपने सिर को बुरी तरह से झटका भी दे देता था। फिर उसके गले से नारी स्वर में हंसी फूटी। हंसते हंसते ही उसने नारी स्वर में बोलना प्रारंभ किया। महंत जी, यह खूब कही, बुरा अंजाम होगा। अरे जो अंजाम मेरा हो गया है, उससे बुरा अंजाम क्या होगा किसी का? प्रेत योनि में हूं, इससे बुरा अंजाम भी हो सकता है क्या? वह लड़का यह कहते हुए भी निरंतर झूम रहा था। झूमना बंद कर और शांति से मेरी बात का जवाब दे। लड़के के शरीर में मौजूद वह आत्मा फिर से हंसी। मैं डर गई, मैं सचमुच डर गई। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे डर कर इस शरीर में प्रविष्ट हुई हूं, तो अपनी सोच बदल लो। मैं किसी से नहीं डरती। नाम बताओ अपना। क्यों बताऊं? तुम तो बहुत ज्ञानी हो, पता कर लो। उस आत्मा ने जैसे चैलेंज दिया। दुष्ट लड़की, मुझसे आज तक किसी ने इस लहजे में बात नहीं की और तू मुझसे ऐसे बात करेगी। लो, अपनी धृष्टता का अंजाम भुगतो। यह कहकर महंत ने मुट्ठी में हवन सामग्री उठाई। मुट्ठी को होठों के पास कुछ देर मंत्र पढ़ा और हवन कुंड में डाल दिया। महंत को उम्मीद थी कि इससे लड़का दर्द से बिलखने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़के के शरीर में मौजूद आत्मा फिर से मजाक उड़ाने के अंदाज में हंसने लगी। अचानक से वह लड़का शांत हो गया। अच्छा, यह सब छोड़ो। मैं यह बताने आई थी कि जिसने मुझे धोखा दिया है, उसे मैं सजा देकर रहूंगी। वह बहुत शांत स्वर में बोला। कौन है वह जिसने तुम्हें धोखा दिया? नहीं बताऊंगी। जब सजा मिल जाएगी तो सारी दुनिया जान ही जाएगी, और अब जा रही हूं। अगर ढूंढ पाना तो ढूंढ लेना। यह वाक्य समाप्त हो ही पाया था कि वह लड़का फिर से पीछे की ओर गिरा और बेहोश हो गया। साथ ही उस विशेष यंत्र का लाल रंग का बल्ब बुझ गया था। इसका मतलब वैदेही की आत्मा उस लड़के के शरीर को छोड़कर कहीं और चली गई थी। महंत ने निराशा में अपने सिर पर हाथ मारा। उनके साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई आत्मा उनके नियंत्रण में नहीं आई थी और उनकी तांत्रिक शक्तियों का उपहास उड़ाती हुई वहां से चली गई थी। महंत जी के नथुने क्रोध से फड़कने लगे थे। यह न केवल उनकी तांत्रिक शक्तियों की हार थी, बल्कि इससे उनकी साख भी दांव पर लग रही थी। उन्होंने तुरंत ही यंत्र हाथ में उठाकर मकान में इधर उधर भटकना शुरू किया, लेकिन कहीं भी बल्ब नहीं जले। तभी उन्हें विचार आया, जैसी मृतात्माओं की प्रवृत्ति होती है,
वह उसी निवास के आसपास रहना पसंद करती हैं जहां उनकी मृत्यु हुई हो। तो क्या वैदेही की आत्मा उसी कमरे में चली गई जिसमें मरने से पहले वह रहती थी? यही विचार आते ही महंत अपने यंत्र के साथ वैदेही के कमरे की ओर लपके। जैसे ही उन्होंने यंत्र को दरवाजे के पास ले जाकर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर घुमाया, इस बार हल्के पीले रंग का बल्ब जला था। तो क्या कमरे में कोई और आत्मा भी है जिसकी उपस्थिति के कारण पीला बल्ब जला है? वरना वैदेही की आत्मा के वहां होने पर तो लाल बल्ब ही जलना चाहिए था। महंत जी ने मन ही मन सोचा, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस कमरे का दरवाजा अभी भी पुलिस द्वारा सील किया हुआ बंद था। उस कारण से ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा दरवाजे के उस पार ही रह जाती थी और दरवाजे के पार कम तीव्रता की ऊर्जा तरंगें ही आ पाती थीं, जिस कारण उस यंत्र का सबसे कम क्षमता की ऊर्जा से जल उठने वाला बल्ब उस दुष्ट और हिंसक आत्मा की वजह से उत्पन्न ज्यादा ऊर्जा में भी पीले रंग में जल रहा था, जिसने भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। वैदेही, क्या तुम कमरे में हो? महंत ने ऊंची आवाज में पूछा। अंदर से ऐसी आवाज आई जैसे कई मधुमक्खियां भिनभिना रही हों। महंत जी ने निजी सचिव शुक्ला को इशारा किया और वह तुरंत ही भागता हुआ गया और एक झोले से एक ऐसा यंत्र निकाल लाया जो कुछ कुछ डॉक्टरों के स्टेथोस्कोप जैसा लग रहा था। महंत ने उस यंत्र के दोनों सिरों को कान में लगा लिया और दूसरे सिरे पर बने माइक्रोफोन जैसी चीज को हवा में खुला छोड़ दिया। अभी तक कान से सुनाई पड़ने वाली भिनभिनाहट की आवाज उस यंत्र के प्रभाव से तेज और साफ सुनाई पड़ने लगी। महंत, मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो और अपना काम करो। मुझे जो करना है वह मैं करूंगी ही। इस काम में कोई मुझे रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। वैदेही, मुझे अपना समझकर अपने मन की बात बता दो। हो सकता है तुम्हारी बात सुनकर मैं उस व्यक्ति को सजा दिलवाने में तुम्हारी मदद कर दूं। हाँ, अब जबकि मैं ऐसी स्थिति में आ चुकी हूं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तब मदद करने का ऑफर दे रहे हैं। और याद करो, एक बार जब मैं मदद के लिए गई थी तो तुमने ही मदद करने से मना कर दिया था, और उसी का नतीजा है कि आज मैं प्रेतयोनि में पहुंच गई हूं। यदि आपने उस दिन मेरे मन की बात समझकर मेरे मनमाफिक अनुष्ठान शुरू कर दिए होते तो मैं उस धोखेबाज के चंगुल में न फंसती और बेमौत न मारी जाती। अचानक ही महंत जी घूमे और विक्रम सिंह से बोले, इस कमरे को खोलना है। इस कमरे में जाकर वहां मौजूद वैदेही की आत्मा को कीलित करना होगा। लेकिन विक्रम सिंह अभी भी अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा था। यहां तक कि महंत के द्वारा उससे सीधा संवाद करने के बाद भी वह चुपचाप खड़ा था। दरोगा जी, यह कमरा खोलिए। महंत ने विक्रम सिंह से पुनः कहा। नहीं, यह कमरा नहीं खुल सकता। अभी फॉरेंसिक वालों की एक बार फाइनल जांच होनी है, या यूं कहें, जब तक हम अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर लेते तब तक यह कमरा नहीं खुल सकता, चाहे अपराधी मनुष्य न होकर कोई भूत प्रेत ही क्यों ना हो। अगर ऐसा सिद्ध हो जाएगा तो कमरा खोल दूंगा, लेकिन अभी ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है। सब इंस्पेक्टर, तुम बेवजह की जिद कर रहे हो। इस रवैये से हम उस आत्मा को मंत्रों की सहायता से कमरे में कैद नहीं कर पाएंगे। नहीं महंत जी, आप अपनी तांत्रिक क्रिया किसी और कमरे में कर लो, यह कमरा तो नहीं खुलेगा। चाहे आपकी इस जिद की वजह से वह चुड़ैल किसी का नुकसान ही क्यों न कर दे, क्या आपको चुड़ैल से डर नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा वफादार अपनी नौकरी के प्रति हूं। नौकरी के दायित्वों को निभाने में मुझे कोई डर नहीं लगता। नौकरी की खातिर अगर मेरे प्राण भी चले जाएं, तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। भाग 25। विक्रम सिंह को सोते हुए मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ था कि अचानक एक अजीब सी आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने सामने दीवार पर लगी घड़ी पर निगाह डाली।
कम रोशनी में भी उसे घड़ी की दोनों सुइयां चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। वह आसानी से समय देख सकता था। इस समय रात्रि के 11:30 बजे थे। कुछ पल के लिए तो वह समझ ही न पाया कि इतनी जल्दी उसकी आंख कैसे खुल गई, लेकिन जल्दी ही उसे नींद खुलने का कारण समझ में आ गया था। कमरे में लगा एसी बंद हो गया था और जिसके कारण कमरे के अंदर वातावरण गर्म हो गया था। लेकिन मैं तो एसी चलाकर सोया था, फिर अपने आप एसी बंद कैसे हो गया? विक्रम सिंह ने मन ही मन सोचा। तभी उसे ख्याल आया कि हो सकता है कि लाइट चली गई हो। एसी और फ्रिज इन्वर्टर से अटैच नहीं थे, इस कारण से लाइट जाने पर वह दोनों बंद हो जाते थे। इस बात की पुष्टि के लिए विक्रम सिंह अपने बिस्तर से उठा और कमरे के एक कोने में रखे फ्रिज की तरफ बढ़ चला। उसने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया। फ्रिज के अंदर का बल्ब जल गया था, इसका मतलब लाइट तो आ रही थी। फिर एसी बंद कैसे हो गया? क्या अचानक से एसी खराब हो गया? यही सब सोचते हुए विक्रम सिंह ने सीलिंग फैन का स्विच ऑन कर दिया। पंखा चलने से कुछ राहत हुई। चलो, सुबह मैकेनिक बुलाकर एसी रिपेयर करवाना होगा। यह सोचकर विक्रम सिंह फिर से बिस्तर पर लेट गया और 5 मिनट में ही वह फिर से नींद के आगोश में चला गया था। सब इंस्पेक्टर साहब, सब इंस्पेक्टर साहब। किसी लड़की द्वारा पुकारे जाने का स्वर सुनकर उसकी आंख फिर से खुल गई थी। उसके कमरे में लड़की कहां से आ गई जो उसे बुला रही है? यह सोचते ही वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। तब उसे कमरे के एक कोने में वह आकृति खड़ी दिखाई दी थी। कम रोशनी में उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन यह आभास जरूर हो रहा था कि वह कोई लड़की थी। कौन हो तुम? स्वतः ही विक्रम सिंह के मुंह से निकला। क्या बताऊं कौन हूं? कभी वैदेही के नाम से जानी जाती थी, अब जिस लोक में पहुंच गई हूं वहां के नियम के अनुसार मनुष्य लोक के आगे कुछ भी बताना मना है। इसीलिए वही मान लो जो आपकी दुनिया में मेरे जैसे लोगों के कई नाम रखे गए हैं, चुड़ैल, भूतनी या आत्मा। फिलहाल इतना जानती हूं कि आप एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं और आपसे ही मुझे न्याय मिल सकता है। विक्रम सिंह सन्न रह गया था। उसके सारे शरीर में झंझनाहट होने लगी थी। उसे यकीन न हो रहा था कि उसके सामने वैदेही की आत्मा खड़ी थी। न केवल खड़ी, बल्कि उससे बात भी कर रही थी। विक्रम सिंह को भूत प्रेत के अस्तित्व को लेकर सदैव ही संदेह रहता था, लेकिन इस समय जो साक्षात वह देख रहा था उस पर कैसे संदेह कर सकता था? वह अपने को बहादुर समझता था, लेकिन उसका साहस भी समाप्त हो रहा था। वह एक मृतात्मा के सामने था और उनमें संवाद भी हो रहे थे। कुछ झिझकते हुए उन्होंने कहा, मैं आपको कहां से न्याय दिला सकता हूं? हमारा कार्यक्षेत्र और हमारी न्याय व्यवस्था जीवित व्यक्तियों पर ही लागू होती है। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मुझे न्याय भी तो जीवित लोगों के कार्यों के लिए ही चाहिए। जिन्होंने मुझे इस अंजाम तक पहुंचाया वह जीवित हैं और निरंकुश घूम रहे हैं। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। कौन है वह लोग? ये सब कुछ डायरी में लिखा है, पढ़ लेना, सब पता चल जाएगा। आकृति ने हाथ में पकड़ी डायरी दिखाते हुए कहा। छोड़ दो डायरी, पढ़ लेता हूं, जिससे मुझे सारी जानकारी हो जाएगी। जानते हैं ये डायरी अभी तक कहाँ थी? तुम्हारी डायरी है तो तुम्हारे ही पास होगी। नहीं, ये डायरी मैंने अपनी मौत से कुछ पहले मालती आंटी के पास सुरक्षित रख दी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं उनकी अलमारी से निकाल लाई थी। जानते हैं क्यों? क्यों? मैं इसे आपको ही देना चाहती थी, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। अब मैं खुद सजा दूंगी। मेरा दोषी है तो खुद सजा देने में ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो यह डायरी मालती जी के पास काफी समय तक रखी रही, लेकिन मुझे उन्होंने कभी डायरी के बारे बताया नहीं। हाँ, मैंने ही मना किया था कि यदि वह उस डायरी के बारे में किसी को बताएंगी तो शैतानों के देवता नाराज हो जाएंगे। शायद इसी डर से उन्होंने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन अब मैं आपको अभी डायरी नहीं दूंगी। जब वक्त आएगा, जब आपको जानकारी दी जानी आवश्यक होगी, तो डायरी आपको मिल जाएगी। लेकिन क्यों? विक्रम सिंह ने असमंजस भरे स्वर में कहा, परंतु किसी ने विक्रम सिंह की बात का जवाब नहीं दिया।
वह आकृति भी दिखना बंद हो गई थी और विक्रम सिंह कमरे में अकेले हो गए थे। आज यह हो क्या रहा है? दिन में 2 बार उसका वैदेही की आत्मा से साक्षात्कार हुआ था। एक बार तो उसे सिर्फ आवाज ही सुनाई दी थी, लेकिन इस बार तो उसने न केवल उसकी आवाज सुनी बल्कि उसकी आकृति का आभास भी किया। फिर विक्रम सिंह को गेस्ट हाउस की घटना याद आने लगी। महंत के बहुत जोर देने के बाद भी विक्रम सिंह ने वैदेही का सील्ड कमरा नहीं खोला था। महंत ने चुड़ैल को कैद करने के लिए कमरा न खोले जाने को लेकर विक्रम सिंह को बहुत डरवाया था। चुड़ैल द्वारा कर दिए जाने वाले नुकसानों को बताया था, लेकिन विक्रम सिंह टस से मस न हुआ। उसने कमरा न खोलना था और न ही उसने खोला। तब महंत यह मानकर कि प्रेतात्मा कमरे के अंदर ही है, उन्होंने कमरे के दरवाजे और एक खिड़की को बाहर से कीलित कर दिया था और बताया था कि अब वह आत्मा कमरे के बाहर नहीं निकल सकती थी। विक्रम सिंह अपने बिस्तर पर बैठा ही था कि तभी उसका मोबाइल बोल उठा। स्क्रीन पर शिवम आहूजा का नंबर फ्लैश कर रहा था। विक्रम सिंह ने कॉल रिसीव की। हाँ शिवम जी, बताइए। सर, मेरी जान को खतरा है। किसी ने मेरा खून करने की धमकी दी है। शिवम की बात ने एक बार फिर विक्रम सिंह को परेशान कर दिया था। भाग 26। क्या कहा? तुम्हारी जान को खतरा है, इस बात का क्या मतलब है? विक्रम सिंह ने चौंकते हुए पूछा। मुझे तुरंत ही शहर छोड़ने को कहा गया है और यदि मैंने ऐसा न किया तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। शिवम ने बेचैनी भरे स्वर में कहा था। किसने कहा है तुमसे? पूरी बात विस्तार से बताओ। सर, मैं तो घर में सो रहा था कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मैं जब बाहर देखने निकला तो वहां कोई न था, लेकिन मुझे दरवाजे पर एक कागज चिपका हुआ दिखाई दिया। उस कागज में मुझे जान से मार देने की धमकी लिखी थी। उस कागज की फोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप करो। विक्रम सिंह ने शिवम को आदेश दिया। ठीक है, मैं भेजता हूं। कुछ ही देर में विक्रम सिंह के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की बीप सुनाई दी। उन्होंने मैसेज खोलकर देखा। वह एक A4 साइज का कागज था जिस पर कंप्यूटर से टाइप किया गया था। मैनेजर साहब, इस शहर में कई साल से नौकरी कर रहे हो। अब यहां तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। अब तुरंत ही शहर छोड़ दो। इसे कोरी धमकी मत समझना, ये सच्चाई है। अगर तुमने शहर न छोड़ा तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारा शरीर छोड़ देगी। तुम्हें मार दिया जाएगा। क्या कहा? क्यों शहर छोड़ दूं? यह प्रश्न तो तुम्हें करना ही चाहिए। आखिर हम तुम्हारे बैंक के अधिकारी तो हैं नहीं जिनका आदेश तुम्हें बिना कोई प्रश्न किए मानना है। लेकिन हम भी तुम्हारे सवाल का जवाब दें या न दें, यह हमारी मर्जी है। और फिलहाल तुम्हारे सवाल का जवाब देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अब तुम शहर न छोड़ने का यह बहाना करोगे कि सरकारी नौकरी है, बिना ट्रांसफर हुए शहर कैसे छोड़ा जा सकता है? इस बारे में मेरी तुम्हें यही सलाह है कि जान है तो जहान है। नौकरी अगर छूट जाएगी तो थोड़ी कोशिश करने पर दूसरी मिल जाएगी, लेकिन अगर जान चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए जान बचाने के लिए यदि नौकरी छोड़नी भी पड़े तो 1 मिनट भी सोचे बिना नौकरी छोड़ देना चाहिए। और इसके लिए तुम्हारे पास 1 डे का ही समय है। कल 10 o'clock तुम अपनी बैंक जाओगे और बिना किसी अधिकारी, कुलीग या मातहत कर्मचारी से बात किए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दोगे तथा शाम तक शहर छोड़कर दूर कहीं चले जाओगे। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं अगला फोन 2 दिन बाद सुबह को करूंगा। आशा है कि तब तक तुम शहर छोड़ चुके होंगे। और हां, एक बात को गांठ बांध लो, पुलिस को खबर करने का ख्याल भी ना करना, वरना मौत बहुत जल्दी, तुम्हारे सोचने से भी जल्दी तुम तक पहुंच जाएगी और तब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, पुलिस भी नहीं। विक्रम सिंह ने पूरा कागज पढ़ लिया था। ऐसा लग रहा था
कि जैसे धमकी देने वाला शिवम का कोई जानने वाला हो। लेकिन वह उससे शहर से जाने को क्यों कह रहा है? क्या शिवम को मिलने वाली धमकी और वैदेही की हत्या में आपस में कोई संबंध है? क्या सच में धमकी देने वाला उसको नुकसान पहुंचा सकता है? विक्रम सिंह अब भी यह सब सोच ही रहा था कि मोबाइल फिर से बोल उठा। शिवम ने ही दोबारा फोन किया था। विक्रम सिंह ने फोन उठाया। हाँ शिवम, बताओ। आपने वह धमकी भरा कागज पढ़ा? हाँ, पढ़ लिया है। सर, ये धमकी देने का काम कौन कर सकता है? लेटर से कुछ अंदाजा हो पा रहा है? शिवम आहूजा ने सब इंस्पेक्टर से कहा था। लेटर से तो ऐसा लग रहा है कि वह तुम्हारा कोई जानने वाला है, लेकिन यह बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वह तुमसे शहर छोड़ने को क्यों कह रहा है। क्या तुमने वैदेही की मौत से संबंधित कोई बात छुपा रखी है? नहीं सर, मुझे जो भी कुछ जानकारी थी वह मैंने पहले ही दे दी थी। अब कोई भी बिना बताई जानकारी मेरे पास नहीं है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब पूरी बात समझता हूं। कल मिलेंगे, लेकिन कल। शिवम कुछ कहते कहते रुक गया। अरे भाई, रात का 12 बज गया है, अब इस समय तो मुलाकात संभव नहीं है। ठीक है सर, मैं कल आपसे मिलने थाने आ जाऊंगा। यह कहकर शिवम ने फोन काट दिया। विक्रम सिंह ने मोबाइल मेज पर रख दिया और फिर से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे लेटते ही नींद नहीं आ गई थी। आधे घंटे तक करवटें बदलने और आज के एक साथ घटे कई घटनाक्रमों पर विचार करता रहा। फिर किसी टाइम यही सब सोचते हुए विक्रम सिंह सो गया था। अभी उसे सोते हुए कुछ ही घंटे गुजरे थे कि तभी दोबारा मोबाइल की घंटी बोलने लगी। उस समय विक्रम सिंह की नींद कच्ची ही थी। उसका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसने सोते सोते ही मोबाइल की घंटी की आवाज सुनी, लेकिन अर्धनिद्रा में पड़ा रहा। घंटी पूरी अवधि तक बजने के बाद बंद हो गई थी, लेकिन विक्रम सिंह ने यह देखने की जहमत नहीं उठाई कि कौन इतनी रात गए उसे फोन कर रहा है। जल्द ही फोन दोबारा बोलने लगा, लेकिन अब फोन को इग्नोर कर पाना विक्रम सिंह के लिए संभव न था। उसके अवचेतन मस्तिष्क ने कहा, जरूर कोई बड़ी मुसीबत में है, और यह विचार आते ही उसने आंखें बंद किए हुए ही टटोलकर मोबाइल उठा लिया और कॉल रिसीव कर ली। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं शिवम आहूजा बोल रहा हूँ। साहब, मुझे बचा लो, वह मुझे मार देंगे। वह लोग आ गए हैं, किसी भी समय मुझ पर अटैक कर देंगे। मेरी जान बचा लो साहब। शिवम ने आर्तनाद सा किया था। विक्रम सिंह की आंख एकदम से खुल गई। उनकी नींद एकदम से काफूर हो गई थी। उन्होंने अलर्ट होकर पूछा, शिवम, क्या बात है? इतना घबराए हुए क्यों हो? वो लोग आ गए हैं, उन्होंने मेरे घर को घेर लिया है और उन सब के इरादे सही नहीं लग रहे हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन जो कागज तुमने मुझे व्हाट्सएप किया था, उसके अनुसार तो उन्होंने तुम्हें कल तक का समय दिया था। फिर अचानक से रात में ही वह लोग तुम्हारे खिलाफ कैसे हो गए? साहब, मेरे पास इतना समय नहीं है। वह लोग खिड़की तोड़ रहे हैं, वह अंदर घुस आएंगे। मुझे बचाओ साहब। इस बार शिवम लगभग चिल्ला पड़ा था। तभी मोबाइल पर किसी वस्तु के टूटने और मोबाइल के किसी चीज से टकराने की आवाज सुनाई दी, और मोबाइल बंद होने से पहले विक्रम सिंह के कानों में शिवम की तेज चीख भी सुनाई दी। लेकिन मोबाइल बंद होने से संपर्क समाप्त हो गया था। विक्रम सिंह ने कई बार फोन मिलाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उधर के मोबाइल के स्विच ऑफ होने की वॉयस ही सुनाई दे रही थी। भाग 27। विक्रम सिंह जानते थे कि शिवम आहूजा जिस मकान में रहते थे, वह उनके घर से कम 10 किलोमीटर दूर शहर के दूसरे सिरे पर था। अब तक सुबह के 4 बज गए थे। विभागीय गाड़ी के लिए ड्राइवर को फोन करके बुलाने में आधा घंटा लगना, फिर आधा घंटा शिवम के निवास तक पहुंचने में लग जाता था। और अगर वह अपने निजी वाहन से खुद गाड़ी चलाकर जाता
तो भी आधा घंटा तो लगना ही था। और जैसा शिवम बता रहा था कि उसको धमकी देने वाले वहां पहुंच गए थे, तो आधा घंटा में तो वह लोग शिवम के साथ कुछ भी कर सकते थे। उसने दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि उस क्षेत्र के थाने में उसका साथी सब इंस्पेक्टर इस्माइल खां कार्यरत था। विक्रम सिंह यह भी जानता था कि इस्माइल खां थाना परिसर में बने आवासों में ही रहता था। अगर उसकी इस्माइल खां से बात हो जाए और वह घटनास्थल जाने को तैयार हो जाए तो वह 10 मिनट में ही वहां पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में शिवम को किसी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सकता है। उसने मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड से इस्माइल खां का नंबर सर्च किया और डायल कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजी और तुरंत ही कॉल रिसीव हो गई। विक्रम सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात के इस प्रहर में जब अधिकांश लोग सो रहे होते हैं, इतनी जल्दी कॉल रिसीव कैसे हो गई। उधर इस्माइल खां ने शायद कॉल रिसीव करने से पहले ही स्क्रीन पर विक्रम सिंह का नाम पढ़ लिया था। इसीलिए बिना अभिवादन के वह हैरत भरे स्वर में बोला, अरे विक्रम, इतनी सुबह सुबह फोन, क्या कोई समस्या आ गई? विक्रम ने कहा, हाँ, अगर समस्या न होती और समस्या बड़ी न होती तो सुबह सुबह फोन न करता। मैं जानता हूं इस समय तुम बिस्तर पर लेटे होगे। इस्माइल खां बोला, नहीं, लेटा तो नहीं हूं। आज नाइट शिफ्ट की ड्यूटी कर रहा हूं और थाने में ही बैठा हूं, वरना इतनी जल्दी कैसे फोन उठा लेता। सोते समय मैं फोन क्या, टैंक की भी आवाज नहीं सुनता। बताओ, क्यों फोन किया? जवाब में विक्रम सिंह इस्माइल खां को संक्षेप में सब कुछ बताता चला गया। इस्माइल खां ने पूछा, जगह का क्या नाम बताया है? द्वारिकापुरी विस्तार न? विक्रम सिंह ने कहा, हाँ, MHN 423। ठीक है, मैं तुरंत पहुंचता हूं। इस्माइल खां ने कहा। विक्रम सिंह ने हिदायत दी, लेकिन प्रॉपर फोर्स लेकर जाना, मुठभेड़ हो सकती है। इस्माइल खां ने हामी भरी। हाँ, मैं तैयारी से जाऊंगा। वहां पहुंचकर जैसा भी होगा तुम्हें फोन करता हूं। विक्रम सिंह ने कहा, ठीक है, मैं भी पहुंच रहा हूं, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण मुझे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए तुम्हें फोन कर दिया। यह कहकर विक्रम सिंह ने फोन काट दिया और तेजी से कपड़े पहनने लगा। दस मिनट बाद वह अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था और फिर उसने तेजी से कार दौड़ा दी। इस समय सड़क खाली थी, इसलिए उसे कार भगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। कार चलाते हुए विक्रम सिंह को 10 मिनट हो गए थे और वह लगभग 40% दूरी चल चुका था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से फोन उठा लिया। वह इस्माइल खां का ही फोन था। विक्रम ने कहा, हाँ इस्माइल जी, पहुंच गए आप? इस्माइल खां बोला, हाँ, पहुंच गया। और यहां मुझे जो दिखा वह क्या बताऊं? आप तो गाड़ी चला रहे होंगे? विक्रम ने पूछा। हाँ, गाड़ी ही चला रहा हूं। ऐसा क्या देखा जो आप चिंतित हो गए हैं? इस्माइल खां ने कहा, देखिए, जिन लोगों ने शिवम पर अटैक करने आए थे। इतना कहकर वह चुप हो गया। विक्रम ने इस्माइल खां से पूछा, शिवम ठीक तो है? हाँ, देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन 1 मिनट, आप गाड़ी चला रहे होंगे। ऐसा करो, गाड़ी साइड में लगाकर आराम से बात करो। इस्माइल खां ने सुझाया। विक्रम ने कहा, ठीक है, अब कोई पहुंचने की जल्दी तो है नहीं। कहकर विक्रम सिंह ने कार बाईं तरफ सड़क के किनारे उतार दी और कार से बाहर निकल आया। फिर उसने इस्माइल खां को दोबारा फोन किया। गाड़ी साइड में कर ली है, अब बताओ। इस्माइल खां ने बताना शुरू किया। जब हम लोग तुम्हारे बताए एड्रेस पर पहुंचे तो उस मकान में पूरी तरह शांति थी। एक भी आदमी के वहां होने का आभास नहीं हुआ था। घर के खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे, इसका मतलब कोई तो घर के अंदर बैठा है। मैंने दरवाजा खोलने के लिए कई आवाजें लगाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब हमने पूरे मकान का चक्कर लगाया तो हमें एक खिड़की टूटी मिली। हम उसी से अंदर घुसे। विक्रम ने पूछा, फिर क्या हुआ? हमने अंदर घुसकर देखा कि अंदर एक आदमी विक्षिप्त सी अवस्था में बैठा था और वहां 2 अन्य लोगों की लाशें भी पड़ी थीं। इस्माइल खां ने कहा। विक्रम चौंक कर बोला, क्या 2 लोगों की लाशें पड़ी हैं? इसका मतलब शिवम को मार दिया उन लोगों ने? नहीं, यही तो आश्चर्य है। वह विक्षिप्त सा बैठा व्यक्ति ही शिवम है। लाशें तो अन्य किसी की हैं।
और उन दोनों को इतनी वीभत्स तरीके से मारा गया है कि उफ। इतने साल की पुलिस की नौकरी में मैंने आज तक किसी की ऐसी मौत नहीं देखी। इस्माइल खां ने कहा। विक्रम सिंह का दिमाग घूम गया। इस्माइल खां तो एक नई ही बात बता रहे थे। कहां तो वह शिवम की जान बचाने के लिए चिंतित था और अब वहां 2 अनजान लोगों की हत्या हो गई थी। फिलहाल उन्होंने इस्माइल खां से कहा, ठीक है, मुझे वहां पहुंचने में 15 मिनट और लगेंगे। बस मैं जल्दी से जल्दी पहुंचता हूं। विक्रम सिंह की गाड़ी जब शिवम के मकान के बाहर पहुंची तो उसे एक पुलिस वाहन खड़ा दिखाई दिया। वह गाड़ी से उतरा और मकान के दरवाजे पर जा पहुंचा। मकान का दरवाजा खुला था। वह अंदर पहुंचा और अंदर उसने जो दृश्य देखा तो शिवम सिंह जैसा सख्त जान पुलिस वाला भी एक बार कांप गया। फर्श पर 2 व्यक्ति मरे पड़े थे। दोनों का पेट बुरी तरह से चीर दिया गया था, इतनी बुरी तरह कि पेट की अंतड़ियां बाहर निकल आई थीं। फर्श पर खून का तालाब सा बना था। पास ही में खून से सना चाकू पड़ा था। मकान की एक खिड़की फ्रेम सहित उखड़ी पड़ी थी और एक कोने में शिवम घुटनों पर अपना चेहरा टिकाए बैठा था। विक्रम सिंह ने इस्माइल खां से पूछा, इसने कुछ बताया? इस्माइल खां बोला, नहीं, ये कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने भी तुम्हारे आने तक ज्यादा पूछताछ नहीं की। तभी शिवम ने विक्रम सिंह को देखा और कांपती आवाज में बोला, चुड़ैल, वैदेही चुड़ैल बन गई। उसने ही इन दोनों को मार दिया। भाग 28। क्या? शिवम की बात सुनकर विक्रम सिंह चौंक पड़े थे। क्या कह रहे हो? साफ साफ कहो। वैदेही चुड़ैल बन गई है। वह मुझे भी मार देगी। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वह यहीं आस पास ही होगी। ऐसा कहते हुए शिवम की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वह अभी रो देगा। इस्माइल खां ने शिवम को अजीब सी नजरों से देखा। उसको शिवम की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। अंत में वह बोल ही पड़ा, विक्रम, मुझे तो इसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। ये क्या कह रहा है? लेकिन मुझे इसकी सारी बात समझ में आ रही है। इनके साथ बैंक में वैदेही नाम की लड़की काम करती थी, जिसकी पिछले दिनों मौत हो गई थी। यह उसी वैदेही के चुड़ैल बनने की बात कर रहा है। विक्रम भाई, क्या तुम भी भूत प्रेत चुड़ैल जैसी काल्पनिक बातों पर विश्वास करते हो? क्या तुम भी इस आदमी की पागलपन भरी बातों पर विश्वास कर रहे हो? भला ऐसा भी कहीं होता है कि चुड़ैल किसी की इस तरह हत्या कर दे? मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन दोनों की हत्या किसने की, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि वैदेही चुड़ैल बन गई है। पहले मुझे भी इस बात में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने खुद वैदेही को चुड़ैल रूप में देखा है। फिर कैसे विश्वास न करूं? विक्रम सिंह ने जवाब दिया। इस्माइल खां अवाक सा कभी विक्रम सिंह को तो कभी शिवम को देखता रह गया। तभी विक्रम सिंह ने एक सिपाही को पास बुलाया। किचन से एक गिलास पानी ले आओ। सिपाही किचन की ओर बढ़ चला और 5 मिनट बाद पानी का भरा गिलास लेकर लौटा। विक्रम सिंह ने सिपाही के हाथ से गिलास ले लिया और उसे शिवम की तरफ बढ़ाया। विक्रम के आने से शिवम थोड़ा नॉर्मल दिखने लगा था, इसीलिए बिना किसी विरोध के वह गिलास का सारा पानी पी गया था। इससे उसकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ था। अब वह लग रहा था कि उससे बात की जा सकती है। शिवम, अब पूरी बात बताओ। पहली बार तुमने मुझे फोन करके बताया था कि तुम्हारी जान को खतरा है और किसी ने तुम्हें अगले दिन शहर छोड़कर जाने की धमकी दी थी। फिर उसके कुछ घंटे बाद तुमने दोबारा फोन करके मुझे बताया था कि कोई तुम्हारे घर पर तुम पर अटैक करने आ गया है, और अब यहां देख रहा हूं कि 2 लोग मरे पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि इन लोगों को वैदेही ने मारा है। सब कुछ विस्तार से बताओ। सर, वैदेही मेरा नुकसान तो नहीं कर देगी। जो मैंने होते देखा उसके बाद मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। शिवम के अंदर की घबराहट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? क्या तुमने वैदेही के साथ कुछ बुरा किया था? क्या उसने तुमसे कोई नाराजगी जाहिर की है? और सबसे बड़ी बात, अगर उसे तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना होता
तो उसी समय न कर देती। तुम्हें यह सब बताने को छोड़ क्यों देती? अतः बिना किसी भय के मुझे सब कुछ बता सकते हो। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। शिवम ने कहा। 12 बजे मैंने आपको फोन किया और बात खत्म होने के कुछ देर बाद ही मैं सोने चला गया था। उसके कुछ ही देर बाद मेरी आंख लग गई थी, लेकिन 2 बजे के करीब फिर एक बार होने वाली फोन की आवाज ने मुझे जगा दिया था। इतना कहकर शिवम चुप हो गया और उसने अपने सामने रखे गिलास में बचे पानी को पी लिया। फिर उसने अपने साथ गुजरा सारा घटनाक्रम कुछ इस तरह से विस्तार से बताया था। मैनेजर, तेरी मौत आ गई है शायद। कोई गुर्राया था। कौन बोल रहा है? शिवम ने पूछा। यमराज समझ लो मुझे, और मैंने तेरी मौत के फरमान पर दस्तखत कर दिए हैं। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वही आदमी बोला था। आखिर ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? शिवम अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन है जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। वह व्यक्ति फिर से गुर्राया था। हरामजादे, मुझसे पूछ रहा है कि क्या दुश्मनी है। मैंने मना किया था कि पुलिस को न बताओ, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। पुलिस को सब कुछ बता दिया, और मेरी नजर में यह ऐसा अपराध है जिसकी सजा मौत से कम नहीं होनी चाहिए। अंजाम भुगतने को तैयार हो जा। अभी उस आदमी ने फोन काटा ही था और शिवम उस विचित्र फोन के कारण और आगामी हालात को समझने का प्रयास कर ही रहा था। शायद अभी फोन आए 5 मिनट ही गुजरे थे कि तभी उसे बाहर कुछ लोगों के कदमों की आवाजें सुनाई दीं, जैसे मकान के मुख्य द्वार के सामने कई लोग आकर रुके हों। फिर किसी ने तेजी से दरवाजे पर दस्तक दी। शिवम को लग गया था कि मुसीबत उसके सिर पर आ चुकी थी। अब दरवाजा तेजी से भड़भड़ाया जा रहा था, जैसे कई लोग मिलकर उस दरवाजे को तोड़ देना चाहते हों, लेकिन दरवाजा काफी मजबूत था। इस कारण से उसे तोड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। फिर बाहर खड़े लोगों ने खिड़की का रुख किया। वह लोग सारी तैयारी के साथ आए थे और दीवार के उन भागों पर सब्बल और हथौड़े से प्रहार करना शुरू कर दिया, जहां जहां खिड़की का फ्रेम दीवार में फंसा था। वह खिड़की को फ्रेम सहित तोड़ना चाहते थे। तब शिवम को लग गया था कि वह बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, और बाहर खड़े लोग, जिनकी वह संख्या भी वह सही नहीं जानता था, किसी भी क्षण खिड़की तोड़कर कमरे में घुस सकते थे और उसे बुरे अंजाम तक पहुंचा सकते थे। इस विकट स्थिति को देखकर ही उसने विक्रम सिंह को फोन लगाया था, और अभी वह उन्हें सारी बातें समझा ही रहा था कि तभी खिड़की दीवार से उखड़कर नीचे आ गिरी थी, और दीवार से उछलकर एक ईंट का टुकड़ा शिवम के उसी हाथ से जा टकराया था जिससे उसने मोबाइल पकड़ा था। उसके मुंह से चीख निकल गई और मोबाइल उछलकर जमीन में जा गिरा और उसका स्क्रीन चकनाचूर हो गया। खिड़की के रास्ते 2 लोग कमरे में घुसे थे। एक की लंबाई करीब 6.25 फीट और वजन 100 किलोग्राम से तो ज्यादा ही होगा, और दूसरा औसत कद और सामान्य चेहरे का करीब 30 वर्ष का व्यक्ति था। लंबे वाले व्यक्ति ने हाथ में एक तीखी धार और लंबे फल वाला बड़ा सा चाकू पकड़ रखा था। शिवम को लग गया था कि उसका अंत समय अब निकट आ गया है। जिस तरह से वह लंबे लंबे डग भरता शिवम के पास पहुंच रहा था, शिवम को लग गया कि पुलिस उसकी रक्षा के लिए यहां नहीं आ पाएगी। तभी उस राक्षसनुमा व्यक्ति ने हाथ में पकड़े चाकू को थोड़ा पीछे करते हुए वार करने की तैयारी कर ली थी। भाग 29। फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपना चाकू वाला हाथ रोक लिया। विनायक इधर आ, उसने अपने साथ आए मोटे व्यक्ति से कहा था। मोटा व्यक्ति लपकता हुआ आगे आया। जी जोरावर उस्ताद, हुक्म करें। अबे भूतनी के नाती, मेरा नाम लेके क्यों पुकार रहा है? अरे उस्ताद जी, फिक्र नॉट, कौन अब यह किसी को कुछ बता पाएगा। ये तो सब जानकारी लेकर ऊपर ही जाने वाला है।
यह कहकर विनायक भोंडे तरीके से हंसने लगा। हाँ, कह तो तू ठीक रहा है। अच्छा, मैं यह कह रहा था कि जैसे किसी को फांसी पर लटकाने से पहले कैदी की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, मैं इससे भी इसकी अंतिम इच्छा पूछना चाहता हूं, जिससे मरने के बाद इसे यह मलाल न रहे कि मैं यह नहीं कर पाया। बता, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? शिवम का गला सूख गया और उसकी जुबान जाम हो गई और बड़े प्रयास के बाद इतना ही बोल पाया, मुझे मत मारो। दोनों बदमाश ठहाका लगाने लगे। अगर यह अंतिम इच्छा है तो यह तो नहीं पूरी हो सकती। कुछ और बताओ, लेकिन जो भी कहना है जल्दी कहो। परंतु शिवम कुछ भी बोल पाने में असमर्थ महसूस कर रहा था। जोरावर बोला, बस, समय समाप्त हुआ। अगर तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है तो हम सदियों तक तुम्हारे बोलने का इंतजार नहीं कर सकते। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा और अपने भगवान को याद कर ले। इतना कहकर वह अपने हाथ के चाकू को लहराता हुआ शिवम की ओर बढ़ा। तभी उसी टूटी खिड़की से, जिससे जोरावर और विनायक अंदर प्रविष्ट हुए थे, तेज हवा अंदर प्रविष्ट हुई थी, जैसे खिड़की पर किसी ने तेज हवा वाला पंखा रख दिया गया हो। फिर कमरे में एक साया खड़ा दिखाई दिया। जब तक कोई कुछ समझता, साये का चेहरा काफी स्पष्ट दिखने लगा था। वह वैदेही ही थी। वैदेही को अपने सामने खड़ा देखकर शिवम के मुंह से एक चीख निकल गई। वह खुद न समझ सका कि यह आवाज डर के कारण निकली थी या अपने बचाव की आखिरी उम्मीद को सामने देखकर खुशी में निकली थी। उसी भावातिरेक में वह गिड़गिड़ाया था, वैदेही, मुझे इन बदमाशों से बचा लो। कुछ देर के लिए वह भूल गया था कि वैदेही की तो कई दिन पहले ही मौत हो चुकी थी और सामने जो कुछ भी दिख रहा था वह वैदेही की आत्मा थी। लेकिन वह दोनों बदमाश तो वैदेही से अनभिज्ञ ही थे। वह तो उसे एक साधारण लड़की समझ रहे थे, इसीलिए अपने पूर्ववत अंदाज में बोले थे, लड़की, तू यहां क्यों आ गई? क्या तुझे भी इस लड़के के साथ मरना है? वैसे अब तुझे मरना तो होगा ही। अगर हमने तेरे सामने ही लड़के को मारा तो मरना तो तुझे भी होगा ही। तुझे जिंदा छोड़कर हम अपने खिलाफ सबूत तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो पहले तेरा ही काम तमाम कर देते हैं। फिर वह वैदेही की तरफ बढ़ा। उसने अपने दाहिने हाथ में चाकू मजबूती से पकड़ा हुआ था। तभी अचानक जैसे चमत्कार हुआ और जोरावर की मुट्ठी स्वतः खुल गई और चाकू हाथ से छूटकर जमीन की ओर गिरने लगा। लेकिन वह चाकू जमीन पर गिरने के स्थान पर हवा में तैरने लगा, जैसे वह लोहे की जगह कागज का बना हो। बच्चों द्वारा उड़ाए जाने वाले कागज के जहाज की तरह वह हवा में तैर रहा था। फिर वह चाकू तैरता हुआ वैदेही के पास से गुजरा और वैदेही ने उसे लपक लिया और क्रूर अट्टहास किया। बाजी पलट गई है। अभी तुम इस आदमी से उसकी अंतिम इच्छा पूछ रहे थे, अब तुम खुद अपनी अंतिम इच्छा सोच लो, क्योंकि तुम्हारी मौत अवश्यंभावी है। जोरावर और विनायक के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। उन्होंने अभी जो दृश्य देखा था वह अकल्पनीय था। भला चाकू कहीं इस तरह से हवा में उड़ता है? निश्चित तौर पर यह लड़की एक सामान्य लड़की नहीं है और उनके डर का यही कारण था। अब दृश्य बदल गया था। वैदेही हाथ में चाकू पकड़े जोरावर की तरफ बढ़ रही थी और भयभीत जोरावर धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें मार क्यों रही हूं। यह कहते समय वैदेही की आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थीं और उसका चेहरा अत्यंत डरावना हो गया था। क्योंकि तुम्हें जिस आदमी ने भेजा है वह मेरा दुश्मन है और तुम्हें मारकर मैं उसे यह संदेश देना चाहती हूं कि जल्द ही उसका भी ऐसा ही अंजाम होगा। इतना कहकर वैदेही उछली और अपने हाथ का चाकू जोरावर के पेट में घुसेड़ दिया। इतना करने के बाद भी वह रुकी नहीं और जोरावर के पेट पर अंधाधुंध चाकू के वार करती चली गई। यह सब इतना अप्रत्याशित था कि जोरावर कोई विरोध भी न कर सका।
उसका वन मानुष जैसा लंबा तगड़ा शरीर धरती पर चित पड़ा था और उसके पेट से आंतें निकलकर बाहर फैल गई थीं। उसके शरीर के चारों ओर खून का तालाब बन गया था और उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। वैदेही अब घूमी और विनायक को देखा, जो अपनी आगामी मौत की कल्पना कर जैसे मौत आने से पहले ही मर गया हो। हालांकि उसे ज्यादा देर तक मौत से डरना नहीं पड़ा। वैदेही जोरावर की तरह ही उस पर भी चाकू से वार करने लगी और कुछ ही पल में उसका भी वही हश्र हुआ जो जोरावर का हुआ था। और फिर वह उन दोनों को मौत के घाट उतारकर वैदेही आंखों के सामने से गायब हो गई। शिवम अपनी बात समाप्त करता हुआ बोला था। विक्रम सिंह ने बड़े ध्यान से शिवम की सारी बातें सुनी थीं, फिर कुछ सोचता हुआ बोला, वैदेही की आत्मा तुमसे कुछ बोली थी? नहीं, वो मुझसे तो कुछ नहीं बोली थी। शिवम ने जवाब दिया। रचना ने वैदेही के मुंह से जो बात सुनी थी और जो घटनाएं घट रही हैं, उससे तो यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी ने उसे धोखे में रखकर ऐसा कुछ किया जिससे या तो उसने आत्महत्या कर ली या किसी ने जुबान बंद रखने के लिए उसकी हत्या कर दी और अब उसकी आत्मा अपने दुश्मनों से चुन चुनकर बदला ले रही है। ऐसा लग रहा था कि विक्रम सिंह कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मामले को हल करना चाह रहा था। विक्रम सिंह ने आगे पूछा, शिवम, सच सच बताना, वैदेही तुम्हारी बैंक की साथी थी। भले ही तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को लेकर अच्छी भावनाएं तो रखते ही थे और एक दूसरे की मदद करने को सदैव तत्पर रहते थे। क्या कभी तुम वैदेही के साथ किसी अनुष्ठान में गए थे? वह मुझे किसी अनुष्ठान में साथ तो नहीं ले गई थी, लेकिन वह मुझे अक्सर अपने अनुष्ठानों के बारे में बताती रहती थी और इस कारण से मैं बिना उसके साथ अनुष्ठानों में कहीं गए काफी कुछ जान गया था। शिवम ने जवाब दिया। भाग 30। छोटे महंत गोविंदाचार्य ही वैदेही के अनुष्ठान कराते थे। शिवम ने एक नया रहस्य उद्घाटन किया था। क्या? विक्रम सिंह चौंकते हुए बोले, गोविंदाचार्य ही वैदेही के लिए अनुष्ठान कराते थे। तुमने आज तक यह बात छुपाए क्यों रखी? शिवम ने गर्दन नीचे की ओर झुका ली। मैं गोविंदाचार्य से डरता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने गोविंदाचार्य का भेद खोल दिया तो वह तंत्र मंत्र क्रियाओं से मेरा नुकसान कर देगा। इसी भय से मैं चुप रहा। अगर गोविंदाचार्य से डरकर तुमने इतने दिन तक भेद छुपाए रखा तो अचानक से तुम्हारा डर कहां भाग गया और तुम सब कुछ बताने को क्यों तैयार हो गए? विक्रम सिंह ने खड़े शब्दों में पूछा। वैदेही की आत्मा को देख और उसकी बातें सुन मैंने अनुमान लगाया कि वह अपने दुश्मनों से बदला ले रही है, तो मैंने निर्णय किया कि मुझे पुलिस को वह सब कुछ बता देना चाहिए जो मैं जानता हूं, अन्यथा वैदेही मुझसे भी नाराज हो जाएगी। शिवम सकपकाता हुआ बोला। विक्रम सिंह के मुंह से एक हुंकार सी निकली, फिर सोचता हुआ बोला, किया तो तुमने बहुत गलत, लेकिन कम से कम देर आए, दुरुस्त आए। चलो मेरे साथ, थानाध्यक्ष को सारी बताओ चलकर। गोविंदाचार्य को गिरफ्तार करने के लिए उन्हें सहमत करना जरूरी होगा। इस्माइल खां को लाशों की पुलिसिया कार्रवाई करने को छोड़ वो दोनों वहां से बाहर निकल आए। बाहर सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। वह दोनों विक्रम सिंह की निजी कार पर ही बैठकर थाने की ओर चल दिए। उसके बाद करीब 1 बजकर पुलिस की 3 गाड़ियां महंत शिवानंद गिरी के आश्रम की तरफ दौड़ रही थीं। एक गाड़ी में इंस्पेक्टर राहुल पांडे, सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सवार थे तथा अन्य गाड़ियों में पुलिस के अन्य जवान भरे थे। सुबह विक्रम सिंह और शिवम थानाध्यक्ष राहुल पांडे के घर जा पहुंचे थे। पांडे जी इस समय ड्राइंग रूम में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। इतनी सुबह विक्रम सिंह को अपने घर आया देखकर वह पूछ बैठे थे, क्या हुआ सिंह साहब?
इतनी सुबह कोई विशेष काम था? जवाब में विक्रम सिंह अपने अधिकारी को गुजरी रात का सब हाल बताता चला गया। उसकी आशा के विपरीत पांडेय जी ने इधर उधर की ज्यादा बात करने के स्थान पर सीधे कमिश्नर साहब को फोन लगा दिया। कमिश्नर साहब थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद गोविंदाचार्य की गिरफ्तारी की कार्रवाई के लिए सहमत हो गए, लेकिन उनका कहना था कि गिरफ्तारी के लिए अदालत से गिरफ्तारी वारंट इश्यू कराना ठीक होगा। कमिश्नर की बात मानते हुए तुरंत ही कुछ लोगों को अदालत की तरफ दौड़ाया गया और करीब 12:30 बजे अदालत ने वारंट जारी कर दिया। और इस समय वह लोग गिरफ्तारी वारंट के साथ आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। सभी गाड़ियां आश्रम के मेन गेट पर जाकर झटके से रुकी और गेट पर खड़ा सुरक्षाकर्मी, जो जल्दी जल्दी पुलिस के आगमन का अभ्यस्त हो गया था, ने कोई बात करने के स्थान पर तुरंत ही गेट खोल दिया। तीनों गाड़ियां मेन बिल्डिंग के पास जा पहुंची। तुरंत ही गाड़ियों से पुलिस वाले उतरने लगे। इंस्पेक्टर और दोनों सब इंस्पेक्टर बिल्डिंग के अंदर घुसे और रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़े। इतने पुलिस वालों को एक साथ अपने सामने आते देखकर वह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके बोलने से पहले विक्रम सिंह ने कहा, गोविंदाचार्य कहाँ हैं? वह हकलाता हुआ बोला, जी, छोटे महंत जी कल से दिखाई नहीं दिए। मैं शुक्ला जी को फोन करके पूछता हूं। ये कहते हुए उसने फोन उठाया ही था कि विक्रम सिंह ने उसका फोन पकड़ लिया। नहीं नहीं, फोन नहीं करना है, तुम खुद चलो मेरे साथ। अब तो रिसेप्शनिस्ट की हालत और ज्यादा खराब हो गई। पहले कभी पुलिस वाले इतने उग्र नहीं दिखे थे। वह तुरंत ही रिसेप्शन काउंटर से बाहर आ गया था और लगभग भागते हुए पुलिस दल के आगे चलता हुआ शुक्ला के कमरे की तरफ बढ़ चला। शुक्ला अपने कमरे के बाहर ही खड़ा दिख गया। इतने पुलिस वालों को एक साथ अपनी तरफ आते देख सशंकित तो वह भी हो गया था। अभी वह हालात को समझने का प्रयास कर रहा था कि इतनी देर में पुलिस दल उसके पास पहुंच गया। उनसे भी गोविंदाचार्य के बारे में पूछा गया तो वह बोले, छोटे महंत जी तो 2 दिन से आश्रम में दिखे ही नहीं हैं। शायद वह कहीं बाहर गए हैं। कुछ बता सकते हो, बाहर कहाँ जा सकते हैं? सर, मुझे इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। इस बारे में एक बार महंत जी से बात कर लेना ज्यादा बेहतर होगा। शायद वह कुछ जानते हों या छोटे महंत जाने से पहले उन्हें कुछ बता गए हों। शुक्ला बड़े सम्मान भरे स्वर में बोला, महंत जी कहाँ हैं? वह तो इस समय विश्राम कर रहे हैं। उनसे तो। इतना कहकर उसने बात अधूरी छोड़ दी। व्हाट नॉनसेंस! राहुल पांडे बोल पड़े। लेकिन विक्रम सिंह आज कुछ दूसरे ही मूड में था। वह पूरे पुलिसिया अंदाज में बोला, अगर सो रहे हैं तो जगाओ, हमें उनसे जरूरी बात करनी है। हमारे पास गोविंदाचार्य की गिरफ्तारी का वारंट है। शुक्ला भौंचक्का सा खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे सोते समय महंत जी को न जगाने का आदेश था और इधर गोविंदाचार्य को गिरफ्तार करने आए यह पुलिस वाले। वैसे यह सच्चाई थी। वह वास्तव में टन ही जानता था कि गोविंदाचार्य हैं कहां। तभी शुक्ला का मोबाइल बोल उठा। उसने मोबाइल बाहर निकाला और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर को देख तुरंत कॉल रिसीव की। जी? फिर मोबाइल पर उससे कुछ कहा गया और उसने मोबाइल का स्पीकर ऑन किया और मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए ही कहा, ठीक है, बात कराता हूं। वह राहुल पांडे की तरफ बढ़ा। सर, महंत जी आपसे बात करना चाहते हैं। और उसने मोबाइल राहुल के हाथ में दिया। मोबाइल से महंत जी की आवाज आई, इंस्पेक्टर साहब, आज इतनी फोर्स के साथ आने की क्या जरूरत पड़ गई? महंत जी, ऐसा करना हमारी विवशता थी। हम गोविंदाचार्य की तलाश में आए हैं। हमारे पास उनकी गिरफ्तारी का वारंट है। ऐसा लगा जैसे उधर किसी ने लंबी सांस ली हो। फिर मोबाइल से आवाज आई, शुक्ला जी, आप लोगों को कमरे में बैठाओ, मैं तुरंत आ रहा हूं। तभी विक्रम सिंह आगे आया
और मोबाइल में बोला, महंत जी, जैसा हमें पता चला है कि गोविंदाचार्य आश्रम में नहीं है, क्या यह सच है? बस कुछ देर धैर्य रखिए, मैं सब बताता हूं। उधर से महंत जी की आवाज आई,